हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं वेब टेक्नोलॉजी प्लस क्लाउड कंप्यूटिंग प्लस डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का एमसीक्यू मैराथन। ये आपका कॉम्बो मैराथन है। वेब टेक्नोलॉजी का प्लेलिस्ट ऑलरेडी है, आप जाकर के प्लेलिस्ट से वेब टेक्नोलॉजी का फुल कोर्स पढ़ सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग का भी है, आप वहाँ से क्लाउड कंप्यूटिंग भी पढ़ सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाले गए और इन तीनों का सेपरेटली एमसीक्यू मैराथन पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके दिया हुआ है। आप प्लेलिस्ट जाकर चेक करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। अभी ये कॉम्बो वीडियो बनाया गया है जिसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को मिला करके बनाए गए हैं। बीच में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ दिए गए हैं कि आपको वो क्वेश्चंस का जवाब कमेंट में देना है, और जो भी बच्चे कमेंट करते हैं उनको उनका रिप्लाई कुछ वीडियो के बाद उनका नाम डिक्लेयर किया जाएगा कि आपने सही किया है, कौन सा क्वेश्चन सही किया है, गलत किया है। क्योंकि कुछ टाइम हर बच्चे को थोड़ा मिलना चाहिए। कुछ बच्चे कमेंट एक साथ कर दें, उसके बाद नाम डिक्लेयर किया जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका कमेंट में रिप्लाई किया करिए। अभी आइए हम लोग अपना नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द फॉलोइंग HTML कोड स्निपेट। ये कोड स्निपेट है, इससे कुछ क्वेश्चन किया गया है, उस रिलेटेड आपको जवाब देना है। डॉक टाइप HTML ओपन इससे होता है, डिक्लेयर ऐसे होता है, हेड ओपन हुआ, हेड क्लोज हुआ, उसके अंदर आप टाइटल को डिक्लेयर कर सकते हो, राइट। उसके बाद आपने हेड के बाद हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को ओपन करते हैं और बॉडी के अंदर ही सब कुछ डिक्लेयर करते हैं जो वेब ब्राउजर वेब पेज पे शो होता है। नेक्स्ट है हमारा कि जैसे देखिए, फिर HTML हम लोग क्लोज किए। क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ HTML टैग डॉक टाइप HTML इन द कोड स्निपेट। डॉक टाइप HTML का काम क्या है? इट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टाइप एंड वर्जन, इट स्पेसिफाइज द कैरेक्टर इनकोडिंग ऑफ वेब पेजेस, इट डिक्लेयर्स द टाइप ऑफ वेब पेज एज HTML, इट लिंक्स द वेब पेज टू एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ये वर्जन और किस टाइप का डॉक्यूमेंट है वो डिफाइन करता है, या कैरेक्टर इनकोडिंग के लिए काम आता है, या ये बाहरी दुनिया से इसको जोड़ता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट से। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। आप लोग खुद से ट्राई करिए आंसर करने का, फिर एक्सप्लेनेशन पे मूव कीजिएगा और वेट कीजिएगा जब तक आप पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन है कि डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डॉक्यूमेंट टाइप एंड वर्जन ऑफ द वेब पेज। डॉक्यूमेंट टाइप एंड वर्जन वेब पेज का बताता है। ऑप्शन सी भी आपका उसका ऑप्शन है। देखिए ये क्या ऑप्शन है, डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेब पेज एज HTML। तो डॉक्यूमेंट टाइप तो वही चीज है, लेकिन उसमें आपका जो फुल्ली सेटिस्फाइड आंसर है वो ये होगा, क्योंकि ये वर्जन भी डिफाइन करता है। तो आप ए और सी दोनों को, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन देगा तो दोनों को आप सेलेक्ट कर सकते हो। इनकेस जो ज्यादा सेटिस्फाई करता है आपके आंसर को, उसको सेलेक्ट करना होता है। इन दिस केस डॉक टाइप HTML इज यूज्ड टू declare that the web page follow the HTML5 standard. Okay. नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इन वेब डॉक्यूमेंट। हम लोग वेबसाइट बनाने के लिए या वेब पेज बनाने के लिए कुछ कोडिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। दो टाइप का होता है, एक होता है फ्रंट एंड लैंग्वेज और एक होता है आपका बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये क्वेश्चन आ रहा है कि फ्रंट एंड को हम लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी यू कहते हैं कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट आपने यूज किया है, और बैक एंड में सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वेब डेवलपमेंट के लिए कौन सा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसमें से है और कौन सा क्लाइंट साइड है। अगर आप जानोगे तो इसका आंसर कर पाओगे। तो आई आप खुद से पहले ट्राई करो, फिर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंसर है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डी। जिसने किया सही वो +1 कर ले PHP। एक्सप्लेनेशन में देखिए, वेब डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स बोथ क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। Client side scripting is performed by the web browser and typically involves HTML, CSS and JavaScript to create interactive and dynamic user interface। यहाँ पे जो ऑप्शन था, ये तीनों जो है वो क्लाइंट
साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, याद रखिएगा। क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है। On the other hand, server-side scripting is executed on the web server and it is used to handle server-related tasks like process data, interaction with the database। सर्वर-related जो भी टास्क है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज करता है। आइए हम लोग थोड़ा PHP के बारे में देखते हैं। PHP is a server-side scripting language, okay, explicitly designed for web development. It is embedded with HTML and executed on the web server to generate dynamic web content, interact with database, handle form submission, and perform various server-side tasks. PHP is widely used for server-side scripting in web development. Next, which of the following HTTP status code indicates that the requested resource was successfully retrieved and is being transmitted in the message body of the response? इसका सवाल ये है कि मान लीजिए कि एक क्लाइंट है, क्लाइंट ने क्या किया, एक रिक्वेस्ट सेंड किया, कि मुझे चाहिए स्टडी टेबल फेच करके दो। स्टडी टेबल जो कि आपका स्टडी चैनल है उसको फेच करके दो। अगर इस नाम का ऑलरेडी कोई चैनल है तो ये आपको रिट्रीव करके देगा रिस्पॉन्स में, सक्सेसफुली रिट्रीव कर पाएगा और ट्रांसमिट करेगा एज अ मैसेज बॉडी के फॉर्म में रिट्रीव करके एज अ रिस्पॉन्स क्लाइंट को सेंड करेगा। तो इस केस में ये मैसेज बॉडी में कौन सा HTTP कोड भी इंक्लूडेड होगा, 200 ओके या 404 एरर, 500 इंटरनल एरर या 302 नॉट फाउंड? इसका आंसर आप दीजिए, सही आंसर करें तो +1। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका रिस्पॉन्स। द करेक्ट आंसर इज ए 200 ओके। HTTP ट्रांसफर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल स्टेटस कोड आर 3 डिजिट नंबर। ये 3 डिजिट नंबर होता है, जैसे 300, 200, 404। इस 30 ये 3 डिजिट का नंबर ही रिटर्न करता है वेब सर्वर से, जो कि स्टेटस ऑफ सर्वर का इंडिकेट करता है टू द क्लाइंट। अभी देखिए 200 ओके के बारे में हम लोग देखते हैं। दिस स्टेटस कोड इंडिकेट्स दैट द रिक्वेस्टेड वाज सक्सेसफुल एंड द सर्वर हैज रिटर्न द requested data in the response message body. It is used when the requested resource is found and transmitted successfully. अगर आपने कुछ फेच किया, आपको सक्सेसफुली मिल गया, तो मैसेज बॉडी में क्या आएगा, 200 ओके। 404 नॉट फाउंड आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। अब हम देखते हैं कि उसका यूज क्या होता है। दिस स्टेटस कोड, ये भी 3 डिजिट कोड है और ये मैसेज बॉडी में ही आएगा। 404 कोड, द स्टेटस code indicates that the requested resource was not found on the server. It is used when the server cannot locate the requested URL. मान लीजिए यहाँ पर क्लाइंट ने कोई कंप्यूटर से रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये पेज खोज के दो। कंप्यूटर सर्वर ने क्या किया, फेच कर दिया, लेकिन वैसा कोई डेटा ही नहीं मिला। तो ये क्या देगा, 404 नॉट फाउंड, मतलब मैंने फाइंड किया, नहीं मिला मुझे। तो ये सर्वर का रिस्पॉन्स है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेनेशन 500 इंटरनल सर्वर एरर। एज द नेम इंडिकेट्स, इंटरनल सर्वर एरर मतलब सर्वर में ही कुछ इशू है। दिस स्टेटस कोड इंडिकेट्स दैट देयर वाज एन इंटरनल एरर ऑन द सर्वर while processing the request. It is generic error message while indicating the various server side issues. क्लाइंट ने क्या किया कि एक रिक्वेस्ट किया सर्वर से, सर्वर क्या गया, खोजने गया, बट सर्वर में ही कहीं लिंक फेल हो गया या कोई इशू आ गया। ऐसा कुछ नहीं है कि डेटा नहीं है आपके पास, सर्वर में कुछ इशू है। तो ये 500 इंटरनल सर्वर एरर एज अ मैसेज बॉडी देगा।
और ये भी 3 डिजिट कोड है हमारा, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा 302 फाउंड। दिस स्टेटस कोड इज रीडायरेक्शन response indicating that the requested resource has been temporarily moved to the different location। मान लीजिए कि एक क्लाइंट है, उसने एक सर्वर से रिक्वेस्ट किया स्टडी टेबल का। सर्वर क्या किया, सर्वर गया फेच किया, सर्वर को पता चला स्टडी टेबल जो है वो रीडायरेक्ट कर दिया गया है ST1 पे। ST1 पे तो ये बताएगा कि भाई ये ST1 पे रीडायरेक्ट कर दिया गया है। तो अब क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट एक नया रिक्वेस्ट भेजेगा जो कि होगा ST1 के लिए। तो ये जो एरर मैसेज आएगा 302 फाउंड, मतलब कि मुझे मिल तो गया है लेकिन उसका लिंक अब ये है, यही है हमारा 302 फाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें से कौन सा की कैरेक्टरिस्टिक है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग का है। हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड स्केलेबिलिटी, ऑन प्रीमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फुल कंट्रोल, pay as you go pricing and self service provisioning, single tenant architecture and dedicated resource। तो आप एक बार ट्राई करो, सही मार्क्स +1 ले लीजिएगा सही आंसर पे। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पे एज यू गो प्राइसिंग एंड सेल्फ सर्विसिंग प्रोविजनिंग, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लाउड कंप्यूटिंग टिपिकली ऑफर्स पे एज यू गो प्राइसिंग, मतलब आप जितना कंज्यूम करोगे उतना पे करो, ऐसा है। वेयर यूजर आर चार्ज बेस्ड ऑन देयर एक्चुअल रिसोर्स कंजम्पशन। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ कॉन्सेप्ट दैट इन्वॉल्व्स पूलिंग फिजिकल रिसोर्सेज। एक कॉन्सेप्ट होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का जो पूलिंग करता है फिजिकल रिसोर्सेज का। तो इस केस में एंड ऑफरिंग देम एज विच सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज, इसको क्या कहेंगे, क्लाउड, रियल, वर्चुअल, नन ऑफ द मेंशन। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये कमेंट में आप ये कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर द सिस्टम वर्चुअल मशीन। सिस्टम वर्चुअल मशीन का अनदर नेम क्या है, हार्डवेयर वर्चुअल मशीन, सॉफ्टवेयर वर्चुअल मशीन, रियल मशीन, नॉन ऑफ द मेंशन। ये भी क्वेश्चन आपके लिए है, तो ये दोनों क्वेश्चन कमेंट में आप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रिफर्स टू द लोकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। डैश रिफर्स टू द लोकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। सर्विस को कहते हैं, डिप्लॉयमेंट को, एप्लीकेशन को। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, पहले खुद से ट्राई कीजिए। तो इसमें क्या है कि डिप्लॉयमेंट, ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो था ये आप लोगों के लिए था कि आप लोग इसको सॉल्व करो, लेकिन आप लोग 2 क्वेश्चन को कमेंट में दीजिए। इसका मैं बताती हूँ आप लोगों को। डिप्लॉयमेंट रिफर्स टू द लोकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। आप आगे देखिएगा कि इसके कुछ रूल्स होते हैं, 3 4 5 रूल्स, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उसमें एक्सप्लेन किया गया है। सेम सेम मैराथन में वो क्वेश्चन पूछा गया है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायमेंशंस एग्जिस्ट इन क्लाउड क्यूब मॉडल। क्लाउड क्यूब मॉडल में कितने डायमेंशंस क्यूब होते हैं, मतलब क्लाउड क्यूब मॉडल में कितने डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं, 1 2 3 4। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डायमेंशंस इन क्लाउड क्यूब। इसका आंसर क्या होगा, डी। तो द डायमेंशंस आर एज फॉलोज। आप इसका नाम कहीं नोट कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका द कॉस्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट इज रफली एस्टिमेटेड टू बी। क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉस्ट जो डिप्लॉयमेंट का होता है वो हम लोग कैसे रफली कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है उसका। तो ये मतलब एक तरीके से मेमोरी वाला क्वेश्चन है कि आपको ये याद रखना है फॉर्मूला। तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला है जो उसके लिए होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन। कॉस्ट क्लाउड में क्या होता है, यूनिट कॉस्ट क्लाउड इनटू, याद रखिएगा यहाँ पे इनटू
रेवेन्यू माइनस कॉस्ट क्लाउड, ठीक है। यूनिट कॉस्ट इज यूजुअली डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ ए मशीन इंस्टेंस पर आवर और अनदर रिसोर्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा सी, कहीं लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफटीपी इज बिल्ट ऑन डैश आर्किटेक्चर। एफटीपी हमारा कौन से आर्किटेक्चर पे बना हुआ है? क्लाइंट सर्वर, P2P, बोथ ऑफ द एबव या नॉन ऑफ द एबव? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ए क्लाइंट सर्वर, एफटीपी इज अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बिल्ट ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया हमारा वेब टेक से। द एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग। फॉर्म टैग का एट्रीब्यूट इसमें कौन सा है? मेथड, एक्शन, बोथ, नन ऑफ द अबव। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सी है व्हाट मींस बोथ। तो हमारा फॉर्म टैग में हम लोग मेथड और एक्शन दोनों को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच एचटीटीपी मेथड इज यूज्ड टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम अ वेब सर्वर। कौन सा एचटीटीपी मेथड है जो कि हम लोग को यूज आता है रिट्राइव करने के लिए डेटा को वेब सर्वर से? वेब सर्वर से डेटा को रिट्राइव करने के लिए कौन सा मेथड को यूज करते हैं? पोस्ट, पुट, गेट, डिलीट। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। गेट, okay, the get HTTP method is used to retrieve data from the web server. Next, how much revenue is generated in 2018 by the public cloud sector? Public cloud sector का 2018 में कितना रेवेन्यू जनरेट किया गया था? अराउंड 50 बिलियन, 150, 100.6, 175.8। आइए देखते हैं। 175.8 बिलियन ये पब्लिक क्लाउड सेक्टर से रेवेन्यू जनरेट किया गया था 2018 में, जो कि ये लोग हर ईयर टारगेट करते हैं काफी बढ़ाने का। जैसे 2022 में इनका टारगेट था 300 समथिंग, इनका बिलियन टारगेट था। अभी है व्हाट इज नेक्स्ट रूल इन क्लाउड। व्हाट इज दिस रूल इन क्लाउड? क्लाउड में ये रूल क्या है? ओपन रूल, 777 रूल, 123 रूल, 345 रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो काफी सारे क्वेश्चंस आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के इस क्वेश्चन के अंदर है। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। 345 रूल। 3 is for service, 4 is for deployment models, and 5 is for characteristics. Means your cloud is mainly based on this 345 rule. Okay, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 3 is for services। कौन कौन से सर्विसेज है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। फिर डिप्लॉयमेंट मॉडल कौन सा है? हमारा 4 है। प्राइवेट क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड। ओके, और फिफ्थ रूल क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, यूजर कैन प्रोविजन सर्वर्स एंड नेटवर्क्स विद लिटिल ह्यूमन इंटरवेंशन। ओके, फिर दूसरा रूल क्या है? ब्रॉड नेटवर्क रूल, रिसोर्स पूलिंग रूल, इलास्टिसिटी, मेंटर और मेजर्ड सर्विस रूल। ओके, मेंटर एंड मेजर्ड सर्विस ऑन द कंप्लीटिंग बिजनेस। लाइक ये देखिए यहाँ पे पीएस गो का कॉन्सेप्ट है, जो कि इसके पहले क्वेश्चन था। तो ये इसका 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच model you select when you want to save money and time versus purchase hardware? IaaS, PaaS, SaaS, इसमें से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, कौन सा एज अ सर्विस मॉडल को आप यूज करोगे मनी को सेव करने के लिए वर्सेस परचेज हार्डवेयर? ऑप्शन है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। आइए हम लोग देखते हैं कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल आप कब चुनोगे। कवर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड सपोर्ट्स, ठीक है। सेव मनी एंड टाइम वर्सेस परचेजिंग हार्डवेयर,
achieve flexibility and scalability when experiencing rapid growth, focus on app development instead of infrastructure management, streamline workflows when multiple developers are working on the same project, rapidly launch an application, reducing cost and time spent on the hardware and middleware management. SaaS का देखते हैं, create solution with and standardized core functionality, develop e-commerce software rapidly without spending time on server or software issues, work on short-term projects and applications that needs both web and mobile access. Next question है, who manages SaaS? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को कौन मैनेज करता है? वेंडर मैनेज करता है, आप मैनेज करते हो, या दोनों मिलके मैनेज करते हो, या मैनेजर मैनेज करता है? आइए देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन में आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। देखिए, इसका ऑप्शन है कि वाई वेंडर, ठीक है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडलवेयर, ओएस, ये सब आप मैनेज करते हो। वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग ये वेंडर मैनेज करता है। यहाँ पे पास में प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में एप्लीकेशन और डाटा को आप यूज करते हो, मैनेज करते हो, और यहाँ पर सब कुछ इसके अलावा रन टाइम, मिडलवेयर, ओएस, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग ये वेंडर मैनेज करता है। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो हमारा क्वेश्चन था। इसमें हर एक चीज, एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सब वेंडर मैनेज करता है। इसका आंसर होगा वेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच द सर्विस इज अनअवेलेबल or not working due to the unexpected circumstances such as outages, maintenance activities or updating periods is known as, ये क्लाउड कंप्यूटिंग का क्वेश्चन है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट में कौन सा ऐसा टर्म को हम लोग यूज करते हैं जब सर्विस अनअवेलेबल होता है और कोई अनएक्सपेक्टेड रीजन होता है, या फिर मेंटेनेंस एक्टिविटी चल रही होती है, तो मेंटेनेंस चल रही है, तो उस समय क्या हम लोग कहेंगे कि सर्वर क्या है? लैक ऑफ रिसोर्स हो गया है, ऑटोमेशन चल रहा है, डाउन टाइम चल रहा है, नन चल रहा है। तो इसका सही आंसर है डाउन टाइम, मतलब हम लोग सर्वर डाउन है, ऐसा हम लोग टर्म यूज करते हैं ना, वही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू एडजस्ट इट्स रिसोर्स एलोकेशन इन रियल टाइम। Scalability refers to the ability of a cloud to cope with increased workloads based on its existing infrastructure without distributing its services in the long run is known as, कौन सा ऐसा एबिलिटी मतलब सिस्टम है जो एडजस्ट करता है खुद को रिसोर्स एलोकेशन इन रियल टाइम, थोड़ा स्केलेबल होता है और इंक्रीज और डिक्रीज करते रहता है अपने, मतलब फ्लेक्सिबल होता है, उसको क्या बोलते हैं, रैपिड इलास्टिसिटी, या इसको भी डाउन टाइम कहते हैं, या ऑटोमेशन इलास्टिसिटी, है इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रैपिड इलास्टिसिटी। इज द क्लाउड कंप्यूटिंग इज द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू एडजस्ट इट्स रिसोर्स एलोकेशन इन द रियल टाइम। Scalability refers to the ability of a cloud to cope with increased workloads based on its existing infrastructure without distributing its service in the long run. Okay. Next question है हमारा, which data structure is typically used in backtracking algorithm to store the state of the current path? ये हमारा डीएससी का क्वेश्चन अब आ गया। क्यू स्टैक लिंक लिस्ट कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसका हम लोग टिपिकली जो यूज करते हैं बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम में यूज करते हैं? इसका आंसर इज स्टैक। एक्सप्लेनेशन समझते हैं। इन बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम अ स्टैक इज टिपिकली यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ करेंट पाथ और चॉइस बीइंग एक्सप्लोर्ड। एज द एल्गोरिथम एक्सप्लोर्स डिफरेंट चॉइसेस एंड पाथ्स, it pushes the current state decision onto the stack. If the current path doesn't lead to the desired solution, the algorithm backtracks by copying elements from the
एल्गोरिथम, प्रिम्स, डिस्कास्ट्रा एल्गोरिथम या नैपसैक? इसमें से कौन सा ऐसा एल्गोरिथम है जो कि ग्रीडी एल्गोरिथम नहीं है? तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन. Knapsack algorithm is not a greedy algorithm, right? The knapsack algorithm is not a greedy algorithm. It is a dynamic programming algorithm used to solve the knapsack problem, where you have a set of items, each with a weight and value, and you want to maximize the value of items you can carry the knapsack with a limited weight capacity. आपके पास कोई limited weight capacity है और आपको अपना वो टुकड़ों में जो दिया गया है आपको ऐसा सेटिस्फाई करना है कि आप लिमिटेड वेट में आप फुल कर सकेंगे, लेकिन दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम. दिस इज अ like dynamic programming we are using in knapsack algorithm, right? Now the next question is, which algorithm is used to find the shortest path in a weighted graph? एक weighted graph दिया हुआ है, like there is 4 nodes and let 4 edges. Actually, this is the same 4 and we can say, and this is the weighted graph 2, 3, 4. And the question is कि कौन सा ऐसा एल्गोरिथम है या जो आप यूज करके शॉर्टेस्ट पाथ वेटेड ग्राफ में फाइंड आउट करोगे? VFS, DFS, डिस्कास्ट और प्रिम्स एल्गोरिथम. The answer is discast algorithm. Discast algorithm is a popular algorithm used to find the shortest path from starting node to all other nodes in the weighted graph. It works with non-negative weights and guarantees the shortest path. Discast algorithm uses a greedy approach, iteratively selecting the node with the smallest distance from the starting node and updating the distance to its neighbors until all nodes are processed. ये greedy algorithm है. Discast is a greedy algorithm. Okay? लेकिन एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि अगर आप नेगेटिव नंबर दे दोगे तो ये वर्क नहीं करेगा वहां पे, राइट? तो और क्या करता है, ये शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए डेटा स्ट्रक्चर इनटू अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स फॉर स्टोरेज इज नोन एज serialization, hashing, compression, indexing. Serialization is the correct answer. Explanation सुनिएगा. Serialization is the process of converting a data structure or object into a format that can be easily stored, transmitted, or reconstructed later. This format is often a sequence of bits which can be written to a file or sent over a network. Deserialization is the reverse process where the serialization data is converted back into the original data structure or object. Let this is the object or data structure. यहाँ पर हम लोग बिट्स के फॉर्म में इसको सीरियलाइज करके कहीं पे स्टोर कर देते हैं, फिर हम लोग को बैक चाहिए होता है तो डीसीरियलाइज करके डेटा को ओरिजिनल फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्राफ्स व्हाट डज अ साइकिल प्रेजेंट? अ डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट, a path from one node to another, a closed path leading back to the starting node, a node with no outgoing edges. आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, पहले खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने का. A closed path leading back to the starting point. साइकिल का वही होगा ये एक्सप्लेनेशन. In a graph, a cycle is a path that starts from one end and back to the same node, formatting the closed loop. It means you can traverse through a series of edges and nodes and eventually returns to the starting node without visiting the node more than once. Detecting cycles in a graph is essential, especially in algorithm like graph traversal, where cycle may lead to infinite loops. Next question is, a binary search can only be applied to which type of data structure? बाइनरी सर्च किस पे अप्लाई किया जाता है, कौन से डेटा स्ट्रक्चर पे? सॉर्टेड अरेंज, लिंक्ड लिस्ट, हैश टेबल, अनसॉर्टेड अरेंज. आप लोग खुद से ट्राई करो इसका आंसर देने का. सही होता है तो +1 करो, नहीं तो हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं. Sorted arrays. Binary search is a search application that relies on the property of sorted data structure to
quickly find the target element, it repeatedly divides the search spaces in a half by comparing the target element with the middle element of the data structure. As a result, binary search can only be applied to the data structure that are already sorted, such as sorted arrays or sorted list. Okay. Now the next question is the worst case time complexity of the quick sort algorithm is worst time complexity क्या है क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम का 1 log n क्या n का पावर 2। आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। D is the correct answer. The worst time complexity of the quick sort is n squared. This occurs when the pivot chosen is always the smallest or largest element, causing the partitions to create very unbalanced subarrays. Here, an average quick sort has a time complexity of log n, which makes it very efficient. मतलब मान लीजिए आपने smallest select कर लिया, एक तरफ का रूट ऐसा बन रहा है और एक तरफ का पूरा आपका मतलब बैलेंस नहीं है। This is not balanced. This is the right subtree and this is the left subtree. It is not balanced. In this case, in the worst case, the complexity is n squared, but n power 2. But in like but in average case, like if the both are balanced, then in that case the n log n is the complexity for the quick sort algorithm. Okay. अभी जिस स्टूडेंट को भी थोड़ा भी कंफ्यूजन हो किसी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं और बीच में आप लोग को दो क्वेश्चन दिया गया है सॉल्व करने के लिए। उस दो क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आप लोग बताइए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एक क्वेश्चन और स्पेशली है कि आप लोग नेक्स्ट मैराथन किस वीडियो पे चाहते हो, किस सब्जेक्ट पे चाहते हो और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो एनआईसी रिलेटेड वीडियो का। कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन है तो वो एक्सपेक्टेशन को भी लिखिए ताकि मैं फाइंड आउट कर पाऊँ कि मैक्सिमम बच्चे क्या वीडियो, क्या सब्जेक्ट, किस चीज को ज्यादा हिट करना चाहते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर पसंद आता है, क्वेश्चन समझ में आती हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। इट